अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 365 स्पेशल के साथ मैं हूं आपके साथ सवेरा खालिद। नाजरीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि मुल्क में मजमूई तौर पर 45,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। उन्होंने फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख़ारिज के वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि या तो हथियार डालने होंगे या फिर इनको ख़त्म करना होगा। नाजरीन, कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अचानक तेज़ व तुंद बयानात सामने आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि नए सूबे और इंतज़ामी यूनिट अब महज एक तजवीज़ नहीं बल्कि नागुज़ीर ज़रूरत बन चुके हैं, क्योंकि मौजूदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर गिर चुका है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि जब तक सियासतदान इस बोसीदा निज़ाम को खुद ठीक नहीं करेंगे, फील्ड मार्शल की तमाम तर मेहनत और कुर्बानियों से वो नताइज हासिल नहीं हो सकते जो मुल्क को दरकार हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से इस सख्त और गैर मुतमक्के मौक़िफ़ ने पहले से सुलगती हुई सियासी फ़ज़ा में मज़ीद आग भी भड़का दी है, जहां एक तरफ नए सूबों की बहस छेड़कर नूली के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को पीपल्स पार्टी के नैयर हुसैन बुखारी ने जली कटी सुनाते हुए मशवरा दिया कि रद्द-बदल का आगाज़ पंजाब से किया जाएगा, तो वहीं शेर रहमान ने साफ अल्फाज में जता दिया कि इंतज़ामी यूनिट्स के मामले को आगे ना ही बढ़ाया जाए तो ही अच्छा होगा। इस अंदरूनी खलफशार के असरात आज़ाद कश्मीर तक फैल रहे हैं, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी ने धांधली की सूरत में वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का इंतबाह जारी किया है, तो वहीं अमीर मकाम ने फ़ौरन जवाब दिया कि बार बार धमकियां देने वाले ये याद रखें, अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। अगरचे इस्लामाबाद की जानिब से मौसूल होने वाले इशारे के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मफाहमती इजलास बुलाकर सियासी महाजराई को रोकने का वक्ती मुआहिदा भी कर लिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या निज़ाम की बुनियादें हिला देने वाला सियासी और इंतज़ामी जलज़ला अब ज़्यादा दूर नहीं है? नाजरीन, प्रोग्राम में हम इन तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे जिनसे हम उनकी कीमती आरा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जबकि अजहर जावेद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी भी कीमती आरा जानेंगे। अजहर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अगर ये कहा जाए कि अहम मौके पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना बहुत ज़रूरी था, अशद ज़रूरी था आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, और की भी गई DGISPR की जानिब से, क्या समझते हैं जो पैगाम दिया गया कि दहशत गर्दी का अब जो कला कमा करने की ज़रूरत है वो एक वक्त की बड़ी ज़रूरत बन चुका है? क्या समझते हैं कि जो दहशत गर्दों के लिए मज़ीद काम किया जाएगा, हिकमत अमली अपनाई जाएगी, किस तरह से उसको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान, वहाँ पर भारत अपने हवारियों के साथ मिल के हमलावर है। वहाँ पर जो दहशत गर्दों को सपोर्ट दी जा रही है, और अब अफ़गानिस्तान से बहुत सारे एलिमेंट हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक पेड वॉर है, और लेकिन ये पेड वॉर ज़्यादातर सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, बयानिया बनाया जा रहा है। बड़ा राइटली DGISPR ने बताया कि जो रियासत है तो हम सब हैं, और रियासत से ही जो है वो सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, और पाकिस्तान के अवाम को और किसी भी आम शहरी को अमन के साथ रहने का हक हासिल है। तो उन्होंने एक बड़ी वाज़े तौर पर जो मैसेज पाक फ़ौज का है वो डिलीवर किया है। एक बार फिर अपने अज़्म का इजहार किया है कि पाक फ़ौज जिन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक जो मुकम्मल लड़ाई लड़ेगी, और आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि DGISPR ने अपने उसी मौक़िफ़ की दोबारा जो है वो उसको रिफ़्रेश किया, जो बहुत ही ज़रूरी था मौके की मुनासिबत से। अच्छा, अली बुखारी साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। जिस तरह से हमने तज़किरा किया है कि वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है, कहा जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हो रहा है, उसके निकात बढ़ाए गए, कम किए गए, ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा बेहतर मौसर तरीके से हो सके। क्या समझते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान है किस हद तक हमें नज़र आ रहे हैं इम्प्लीमेंट होते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो नेशनल एक्शन प्लान था वो इसकी अपनी ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। बिल्डिंग बना देने से तो कुछ भी नहीं होता ना। उसके अंदर बैठा हुआ कौन है वो देखना है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या है वो देखने होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके एग्जीक्यूशन क्या है, ये सारी चीजें देख के जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था वो तो अपने ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट या ट्रू स्पिरिट के अंदर तो वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। सो जब हुआ नहीं तो उसके रिजल्ट्स भी नहीं आए। अब आपने जब अपनी डायरेक्शंस के ऊपर जब आप एक सीधी डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो उसके अंदर आपको सारे एलिमेंट्स को देखना पड़ता है, और अपनी डायरेक्शन, अपना गोल अचीव करने के लिए जिस मर्जी रास्ते से आप जाए, आपने अल्टीमेट गोल अचीव करना होता है। सो अनफॉर्चुनेटली हम वो गोल अचीव नहीं कर सके।
अनफॉर्चुनेटली हम 2000 से जो जंग के सिलसिले में चलते चले जा रहे हैं, और वो कभी आज तो पहले 80,000 की फिगर थी, अब तो लाख से ऊपर जा चुकी है। शहादतें हमने दी, हमारे सिविलियंस ने दी, हमारे जवानों ने दी, हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने दी, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, बच्चों ने, ख्वातीन ने दी है, ये इस मुल्क के ऊपर कुर्बान हुए हैं। उनका जो है ये मुल्क के साथ जो उनकी एफिलिएशन है वो जाहिर करती है। तो इनको प्रोटेक्ट किसने करना है, इनको इनको बचाना किसने है, इनको आगे मुल्क को सिक्योर किसने करना है, हमारे इंस्टीट्यूशंस ने करना है, और उनकी प्रायोरिटी भी यही है और होनी भी यही चाहिए। बट ऑन द अदर साइड कुछ सिविल सुपरमेसी की भी बात करते चलें। अगर सिविल सुपरमेसी को वो भी इतने ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में काम नहीं करेगी, अवाम के नुमाइंदगान अगर काम नहीं करेंगे, जिनको अवाम सेलेक्ट करके लाएगी, जिनको अवाम वोट करके लाएगी, जो अवाम इलेक्ट करके लाएगी, वही अवाम का रिप्रेजेंटेटिव होगा ना। उनकी जगह आप हटा के किसी और को बैठा देंगे तो आप उससे रिजल्ट कैसे लेंगे, मुझे ये बता दें। सो जब आपने ओरिजिनल बुनियाद की खोदी है, तो अगर उसकी बुनियाद के अंदर आप उसकी जो बेस है वो बिल्कुल सीधी रखेंगे तो बिल्डिंग सीधी चढ़ेगी। अब हम देखें, ये बात हम जानते हैं सारे, और अब तो ये बड़ी खुली हो चुकी है, ओपन हो चुकी है कि जी कैसे बलूचिस्तान के अंदर जो है बाहर के ममालिक, आप हम इंडिया को भी कहते हैं और भी कुछ हमारे ममालिक मौजूद है। यूएई का बहुत बड़ा इसके अंदर एक प्रॉब्लमैटिक किस्म का इशू था जो वो भी इन्वॉल्व थे। सो सारी चीजें आई हैं। तो हमें तो अपना मुल्क सबसे अजीज है, हमें तो अपने मुल्क की सिक्योरिटी सबसे अजीज है, हमें तो अपने मुल्क की जो है वो अवाम सबसे अजीज है, हमें तो जो अपनी सिक्योरिटीज है दैट इज ऑन प्रायोरिटीज, और वही होनी भी चाहिए। तो उसके लिए आप एक लाया अमल बनाएंगे ना। आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, अगर इस पे अमल नहीं कर सकते तो जिन लोगों ने नहीं किया उनको फारिग करें, एग्जीक्यूट करें। उन्हें कहें जी कोई जरूरत नहीं है आपकी, अगर हमने ये लेके चलना है। देखें, दहशतगर्द है ना, उसका कोई दीन है, ना उसका मजहब है, ना उसका कोई पहचान है, दहशतगर्द है। ना गुड दहशतगर्द हो सकता है, ना बैड दहशतगर्द हो सकता है। और मेरे लीडर इमरान खान ने सबसे पहले ये बात कही थी कि दहशतगर्द है, उसके लिए टॉलरेंस लेवल 0 होना चाहिए। और हर दुनिया के आप मुल्क देखें, अनफॉर्चुनेटली, ये मेरा मैं इस पे एक बात जरूर करता चलूं, अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 40 सालों के अंदर देखें तो ऑब्वियसली जब अफगानिस्तान वॉर चल रही थी तो फ्रीडम फाइटर्स भी थे, मुजाहिदीन भी थे, लॉर्ड वॉरियर्स भी थे, आपके तालिबान भी थे, ये सब लड़े थे। लेकिन ऐसे नहीं होता दूसरे मुल्कों के अंदर, प्रॉक्सी इस तरह नहीं लड़ी जाती। आप आज अमेरिका ईरान की वॉर हो रही है तो उसमें ईरानियन लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं, अमेरिकन लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अजहर साहब से भी तज्जिया लेते हैं उनका। सर देखें, जिस तरह से अभी हमने बात भी की है कि गुड और बैड तालिबान नहीं होता बल्कि डेड तालिबान होता है, ये तो हम हमेशा से ही सुनते आए हैं। और हमने ये भी देखा है कि फ़ौज तो अपना काम पूरी तगदो से कर रही है। जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं अपने फ़राइज़ की राह में, वो हमारे सामने है। इनफैक्ट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मज़ीद वाज़ेह भी हुआ है। सर, हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि मुल्क की जो सियासी क़यादत है उनमें कोई हम आंगी नज़र नहीं आती। जिस तरह से अली बुखारी साहब ने अभी कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान बनाए तो गए हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती हुई हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। देखिए, पाकिस्तान अफवाज जो है एक मुकम्मल ऑपरेशन अपना जारी रखे हुए हैं, और जो 5 साल के दौरान जो इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन किए गए उनकी तादाद भी देखें, तकरीबन 2000 से ज़ायद जो दहशतगर्दों को हलाक किया गया, ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और इसके लिए आपको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो 28 खुदकुश हमले हुए हैं आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक, और उन हमलों में ज़्यादातर अफ़गानी जो हैं वो मुलव्वस थे, उसमें शामिल थे। और उसके अलावा तकरीबन हर रोज़ जो है 10 दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये कहना कि जी नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दराम नहीं हो रहा, तो मेरा ख्याल है ये भी ज़्यादती होगी। हमारी जो मुसल्लह अफवाज हों, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो सब इस हवाले से अपना काम कर रहे हैं। गो के अब सोशल मीडिया की जो मसाइल है, सोशल मीडिया पे जैसे DGISPR ने भी कहा कि जब वो हमला करने के लिए जो वीडियोस हमें नज़र आती हैं सोशल मीडिया पे, जो मुकम्मल तौर पर स्टेज की हुई भी हमें ज़्यादातर नज़र आ रही होती है, तो क्या ये एक सोशल मीडिया वॉरफेयर भी है? हमारा जो फौजी एक बैठा हुआ है बलूचिस्तान में, जो एक टोंक में बैठा हुआ है, KP में बैठा हुआ है, तो जाहिर बात है वो वहाँ पर अपनी अगर जानों का कोई नजराना दे रहा है तो वो उसके बदले में दहशतगर्दों को भी जो है वो सर, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से एक दिफाई मौक़िफ़ है कि अगर हम दहशतगर्दों को ख़त्म भी कर रहे हैं, हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं? देखिए, आप ये बात देखें कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, क्या ये फैक्ट नहीं है
कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रजीम है वो इस सारे मामलात में मुलव्वस है? क्या ये फैक्ट नहीं है कि वो वहाँ से उनको सपोर्ट दे रही है, चाहे ये केपीके का बॉर्डर हो या बलूचिस्तान का बॉर्डर हो? क्या ये फैक्ट नहीं है कि मार्का हक में शिकस्त खाने के बाद भारत जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्वस हो रहा है, ज़्यादा दहशतगर्दी कर रहा है? तो जो इंटेंसिटी है दुश्मन के वार की वो बड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो हमारे इदारे हैं, हमारी हुकूमत है, वो अपने तौर पे काम कर रही है। देखिए इसमें वेरी राइटली सेड अली बुखारी साहब का भी मेरे ख्याल है यही मौक़िफ़ है कि जो दिफा है पाकिस्तान का या जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसमें कोई सियासत नहीं है, ना होनी चाहिए। तरीके इंसाफ भी उतनी ही मुहब्ब वतन है, दहशत गर्दों के खिलाफ है जितनी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI या जमात इस्लामी है। जो एक चीज़ कहा जाता है मुख्तलिफ एरिया में, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में, कि बलूचिस्तान के लोगों को जो है वो एतमाद में लिया जाता, तो मेरा ख्याल है ये भी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। बहुत सारी वहाँ पे काम चल रहा है बलूचिस्तान में, जो बहुत सारे लोग हैं उनको ऑन बोर्ड भी लिया जाता है। वहाँ पे अभी मैंने देख रहा था, जो अभी नेशनल वर्कशॉप भी हुई, तकरीबन 100 के करीब बच्चे जो हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने इस्लामाबाद का भी दौरा किया, रावलपिंडी की, इस्लामाबाद, लाहौर भी आए, मतलब मुख्तलिफ शहरों में भी गए, उनको इंटीग्रेट भी करवाया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त बिल्कुल सोशल इसी मीडिया का पॉइंट जो को हम अली बुखारी साहब के पास लेकर चलते हैं। अली बुखारी साहब, जिस तरह से अभी बात की है कि बलूचिस्तान के लोगों को, आम आवाम को एतमाद में नहीं लिया जाता, ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, ये तो वो बात है कि हम सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान सुनते हुए आ रहे हैं बलूचिस्तान के बारे में, और आज 2026 में भी यही बात हम सामने रख रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के। क्या समझते हैं कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन के एलिमेंट है? यार देखिए, मैं तो इससे बड़ा क्लियर हूँ जी। मेरी तो बड़ी सिंपल सी इसमें राय है कि लोगों को उनका हक देना चाहिए। अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हमने छोटे सूबों से ज्यादती किया। पाकिस्तान खाली GT रोड पे बसने वाले लोगों का या GT रोड पे वाक़या शहरों का तो नाम नहीं है। मुझे बता देना चागी में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, मुझे बता दें लोरा लई में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, मुझे बता दें कि आपके ये जितने भी आपके बलूचिस्तान के शहर हैं वहां पर, छोड़ दें कोयटा का बता दें मुझे, कोयटा में सीरियस आदमी मरीज हो जाता है तो उसको कराची शिफ्ट किया जाता है। सुई से गैस निकली, सुई गैस कहते हुए हम पैदा हुए, हम सुनते आए 60s के अंदर। तो सुई के अंदर गैस जो है सर 1960 की से निकली हुई, और 2000 में परवेज मुशर्रफ के दौर में भी। आप मुझे बता दें कितने मोटरवेज हैं? 44% पाकिस्तान है बलूचिस्तान टेरिटरी के हिसाब से, और 1,40,00,000 आबादी है सिर्फ वहां पर। तो मसला ये है कि आपने कितने वहां पर क्रिकेट ग्राउंड्स बनाए, कितने वहां पर यूनिवर्सिटीज हैं, कितने वहां पर हॉस्पिटल्स हैं, कितने वहां पर हॉकी ग्राउंड्स हैं, कितनी वहां पर डेवलपमेंट है, कितनी वहां हाउसिंग सोसाइटीज हैं जहां पर डेवलपमेंट हो रही है। अंग्रेज के दौर की बनी हुई तो ट्रेन लाइन आपकी 1926 के बाद ट्रेन नहीं बिछा सके आपने लेवीज बांधी, लेवीज वहां पर नवाबों के हवाले कर दी। अवाम उन्नास जिसको वोट देती है वो बंदा बाहर बैठा हुआ है। अरे भाई इस तरह तो नहीं होता ना। आप बैठ के तकरीर कर दें एक ऐसे चौक से मैं संभाल लूंगा। इस सदी में, ये जो 20वीं सदी चल रही है, 26 साल गुजर चुके हैं, इतना बड़ा वाकया किसी दुनिया के मुल्क में नहीं हुआ कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है उन्होंने जरगमाल बना ली। सो देयर समथिंग इन इट। अगर वहां पर इंडिया इन्वॉल्व है, अगर वहां पर UAE इन्वॉल्व है, अगर बाकी ममालिक इन्वॉल्व है, तो हमने इसको तोड़ करना है। हमने अपने लोगों को सेव करना है, हमने लोगों का मोराल हाई करना है। इस्लामाबाद ला के, लाहौर ला के लोगों को ये चीजें नहीं दिखानी कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर उनके अपने शहर में कितने बाईपास बने हुए हैं, कितने ओवर ब्रिजेस बने हैं कोयटा के अंदर, पता चलेगा नहीं है, कितनी मेट्रोज हैं। सो देयर इज अ नन। सर सवाल तो यहाँ पर फिर वही है ना, इस नन का जवाब कौन देगा? इसके लिए अकाउंटेबल किसको किया जाएगा? इलेक्शन पे इलेक्शन होते हैं, बजट आता है, बजट में हर चीज अप्रूव होती है। जिस तरह से आपने कहा कि गैस पाइपलाइंस ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं? सुई से हो रही हैं। हमारा बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे ऊपर है पूरे प्रोविंसेस में, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? अकाउंटेबल किसको किया जा रहा है? देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है। अभी भाई कह रहे थे नेशनल एक्शन प्लान में पूरी तरह अमल हो रहा है। कहाँ हो रहा है भाई? एक इदारा नेक्टा बनाया गया था इसके लिए। जरा मुझे 10 साल की प्रोग्रेस बता दें। जवाब जीरो है। प्रोग्रेस बता देना। बड़े बड़े ऑफिस बना दिए गए, वहां से लोग उठा के पुलिस से उसमें डाल दिए गए। इस तरह तो नहीं होता ना। आपने जिस पर्पज के लिए बनाया आपने वो हल करना है। और मैं 4 चीजें आपको गिना देता हूँ कि जितने पॉइंट्स थे उसके ऊपर कौन सा हमने एग्जीक्यूट किया, कौन से हमने नए इंस्ट्रूमेंट्स दिए, कौन से हमने ड्राउन्स दिए उन लोगों को। अभी हमारे क्वेटा से अंदर जो एक दहशतगर्दी वाकया हुआ कुछ दिन कबल, जिसके अंदर बहुत से पुलिस वाले हमारे शहीद हुए, अगवा हुए। बेचारों के पास क्या वेपन्स थे, क्या चीजें थी। सो अब अपने आप को हाई अप करना है, अपने आप को मौजूदा दौर के मुताबिक अपने आप लोगों को इक्विप करना है, उनको एजुकेशन देनी है, उनको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रास रूट लेवल पे चीजों करने की जरूरत है ना। आपके जो बाबू हैं, जिनको हम सिविल सर्वेंट कहते हैं, उन बाबुओं से बाहर आना पड़ेगा आपको वहां के जो लोग, रहने वाले लोग। देखिए मैं इस्लामाबाद का नेटिव हूँ, मेरा गांव इस्लामाबाद है, मेरे बाप दादा का गांव यहाँ पर है।
इशू कहने का यह कि जो मसाइल मुझे पता है वो बाहर से आके किसी को आप बैठा के MNA बना देंगे, नहीं हो सकता। मुझे पता है कि यार कौन सा जगह किसको लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से हमें पानी के प्रॉब्लम आ रहे हैं, कहाँ से हमें रास्ते का प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ हमारा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA मस्ती कर रही है, कहाँ लोकल गवर्नमेंट हमारे साथ शरारत कर रही है, कहाँ लोगों के सिविल राइट्स जो हैं वो इन्फ्रेंच हो रहे हैं, कहाँ से हमें दिक्कत दे के निकाला जा रहा है, लोगों को उनके ओरिजिनल राइट्स नहीं दिए जा रहे। तो ये चीजें सन ऑफ द सॉइल बता सकता है। चलें अजहर साहब से राय लेते हैं उनके। अजहर साहब, आपने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह से अमल दरामद हो रहा है। अली बुखारी साहब ने डिनाई कर दिया, कहते हैं कहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए जी, अली बुखारी साहब बड़ी अच्छी और जज्बाती तकरीर कर रहे हैं। बड़ी राइटली उन्होंने ये बात की कि बलूचिस्तान के अवाम महरूमी का शिकार है, लेकिन सिर्फ एक साइड, वन साइड ऑफ पिक्चर नहीं देखने चाहिए। काम हुआ है, कोयटा में भी हुआ है, जो यहाँ से कराची से बलूचिस्तान की तरफ शाहरा जाती है वो भी अच्छी हालत में है, उस वक्त बन रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बात ये होती है कि वहाँ पे आबादी देखें आप, कोयटा में अगर मेट्रो की ज़रूरत नहीं है तो क्या कोयटा में मेट्रो दे दी जाएगी? हर इलाके के अपने मसाइल होते हैं, उसके मुताबिक वहाँ से चीज़ों की किया जाता है। अब एक ही साइड की पिक्चर को और हम बार बार उसी चीज़ को करें तो मेरा ख्याल है ये भी ज्यादती होगी। और अगर कोई वहाँ पे मसाइल हैं भी तो क्या ये राइट देता है कि आप असला उठा लें? क्या ये उसको राइट देता है वहाँ के जो इस वक्त जो लोग डटे वो क्या उसमें हमले कर रहे हैं कि आप दहशतगर्दी करें? क्या ये राइट देता है वहाँ पर किसी सिविलियन को कि वो पाक फौज पे हमले करे और चीज़ें करे? तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए, दहशतगर्दी डिफरेंट है, मसाइल से महरूमी डिफरेंट है। और वसाइल के हवाले से शिकायत आपको पंजाब के किसी दूसरे दूर दराज इलाकों को भी है, सिंध के दूर दराज इलाकों में भी है, KP में भी यही सूरत हाल है कि छोटे एरियाज में वहाँ वसाइल वो नहीं है जो इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में हो सकते हैं। ये दो मुख्तलिफ बहसें हैं। और आज वेरी राइटली जो अभी नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई, 2000 से ज्यादा जो दहशतगर्द मारे गए वो किसने मारे हैं? हमारी लॉ इन्फॉर्मेंस इदारों ने ही मारे हैं ना। जो मुकाबला कर रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान में हो, KPK में हो या सेटल्ड एरिया डिफरेंट एरियाज में हो, तो कौन कर रहा है? ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत यही तो फोर्सेस यही तो काम कर रही हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि इसे ब्लैंकेट्स एक अब तनकीद का निशाना बनाए या ब्लैंकेटली आप कह दें कि जी यहाँ पे तरक्याती काम नहीं हो रहे थे इसलिए जो चीज़ें वहाँ हो रही हैं, जो दहशतगर्दी या इस तरह के मामला है, तो उन्हें गो के, मैं ये नहीं कह रहा कि अली साहब ने इसको जस्टिफाई किया, बिल्कुल नहीं ये कह रहा, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अगर इससे जोड़ के ये कहें कि जी अमन अमान का मसला इसकी वजह से है, तो वो ठीक बात नहीं होगी। अब इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं, अब जो असला आपने उनके पास देखा जो दहशतगर्द बलूचिस्तान में, क्या वो एक आम आदमी के पास हो सकता है? जो क्या हजारों डॉलर्स की जो एक गन है, जो वो उनके पास किट्स निकल रही हैं, जो उनके पास चीज़ें आ रही हैं, क्या वो किसी गरीब शख्स के पास हो सकता है? ये इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉपर एक फंडिंग और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। अब देखें, इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को, तहरीक इंसाफ को भी बैठना चाहिए, जमात इस्लामी को भी, मुस्लिम लीग नून को भी, PP को भी, GUI को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के इस पे बात करनी होगी, सोचना होगा। जो हमारे बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पे हल करना होगा। अच्छा साहब, यही पॉइंट लेके अली बुखारी साहब की जानिब चलते हैं। अली बुखारी साहब, जिस तरह से कहा गया है कि टेबल पर बैठने की ज़रूरत है तमाम सियासी जमातों को, क्या आप समझते हैं कि क्या कोई टेबल अलाइन किया गया है हुकूमत की जानिब से जहां पर दावत दी जा रही है सियासी जमातों को कि आओ बैठो मसाइल को हल करते हैं? देखिए, अभी तक तो आज की तारीख तक तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं आई, आपने खुद देखा होगा। बल्कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने वज़ीर आज़म साहब को सुना होगा कि जी मैंने बात की गुफ्तगू करेंगे। यार कहाँ करेंगे, मुझे जरा ये बता दें। आपने कमेटी बनाई है, आपने कुछ जगह पे बताई, ये हुकूमत है ना, हमेशा दो कदम हुकूमत आगे चलती है ना। जो काम खराब हो रहे हैं आज किसके सर आ रहे हैं? हुकूमत के सर पे आ रहे हैं। आपका इंटीरियर मिनिस्टर भी अगर खड़े होकर बात कर रहा है तो हमें तो नहीं कह रहा, वो हुकूमत को सुना रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने क्या, हमने बड़ी इमाम दरबार जाके करनी थी मीटिंग? क्या गोल्डा शरीफ दरबार करनी थी? क्या इस्लामाबाद क्लब में करनी थी? यार हुकूमत का काम होता है कि वो TOR बनाता है, POR बना के बंदे मुकर्रर करता है कि ये लोग जाएंगे जी, गुफ्तगू शनीद करेंगे, आप भेजेंगे। दिस इज द प्रॉपर वे। हमेशा हुकूमत की तरफ से पहल होती है। और ऑन द अदर साइड, अभी मैं भाई की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे जी एक्शन प्लान पे अमल हो रहा है। भाई नेशनल एक्शन प्लान मेरा ख्याल है मेरे भाई ने पढ़ा नहीं है, खाली एक एस्पेक्ट आप जिक्र कर रहे हैं, उससे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा कि एक्शन हो रहा है, छापते भी हो रही है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है दहशतगर्दों को। इसके साथ और भी 14 पॉइंट्स हैं भाई, जरा उनको भी तो डिस्कस करें ना। मैं तो वो 1 बाय 1 लेके चल रहा हूँ। इतने पॉइंट्स जो हैं उनको कैसे करेंगे, उनमें से कोई एड्रेस नहीं हुआ। और जो मैंने बलूचिस्तान के हवाले से बात की, उसमें सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख आबादी है,
आप लोगों को खुशहाली दे सकते हैं। जब बदहाली होती है ना, तालीम नहीं होती, इल्म नहीं होता, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, तो उनको बाहर के एलिमेंट काबू करते हैं और पैसा इन्वॉल्व होता है। सही कह रहे हैं ये यहाँ पर। लेकिन बात यह है कि आपने कब एंगेज किया उनको, आपने कब वहां पर उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी है कि यार वो किसी कोई काम में लगे। आज तक तालीम की रेशो या 2.5 करोड़ बच्चा तो खाली पाकिस्तान में बाहर फिर रहा है, 2 करोड़ तो पंजाब में फिर रहा है जिनको बस तालीम नहीं है। सो बात यह है कि आपने जब डेवलप ही नहीं किया कंट्री को, आपने जो फॉर फ्लंग एरियाज थे उनको शनाख्ताई ही नहीं दी। आप आज भी देख लें, आप इस्लामाबाद में बैठ के मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा होता हूँ और जब आप बाहर जाते हैं हमारे मोबाइल चलना बंद हो जाते हैं। अभी ये पाकिस्तान को देखें आप, तो ये जो आपका बड़ी दावे किए जा रहे हैं 4G और 5G और 6G आ रहा है। आप जरा अपने बाहर निकले और कॉल करें डायरेक्ट, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान से 2 मुल्क नीचे रह गए हैं जिनके जो ये आईटी के अंदर हमसे नीचे, अदरवाइज तो अफगानिस्तान से भी हमसे आगे जा चुका है। सो हम लोग डेटोरेशन की तरफ है, हमें आगे जाने की जरूरत है और आगे जाने के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया चाहिए, कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनको बैठा दें, वो आपको रिजल्ट देंगे। जो पब्लिक जिनको इलेक्शन में जिता के लाती है उनको बैठा दें, वो आपको जवाब देंगे। जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पब्लिक के रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जिसको अवाम लीडर समझती है, उसको जेल में ना रखें, उसको ला के इख्तिदार में बैठाएं, तो वो आपको बताएगा कि कैसे काम होता है। क्योंकि उसके अंदर पब्लिक की सोच होती है, उसके दिल में पब्लिक की सेंटीमेंट धड़कते हैं। जिनको पता ही नहीं है, जिनको ला के बैठा दें, तो वो क्या करेंगे मुझे आप बता देना। बिल्कुल, कि जिस बंदे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको अवाम ने वोट नहीं दिया, वो बैठेगा, तो उसको अवाम से क्या हो कि अगर इंडिया में 13 रुपए पेट्रोल महंगा होता है जंग के दौरान। बिल्कुल अली बुखारी साहब, हम कंटिन्यू करेंगे इधर से ही अपनी गुफ्तगू को। प्रोग्राम शामिल करते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हैदर ज़मान कुरैशी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाजरीन, अभी हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों के दरमियान जो गर्मा गर्मी का एलिमेंट है वो किसी के सामने ढका छुपा नहीं है, पूरी कौम उसको देख रही है। इनफैक्ट हैदर ज़मान कुरैशी साहब की जानिब चलती हूँ, सबसे पहले उनके रिमार्क्स लेते हैं। हैदर साहब, जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जो सियासी नुमाइंदे होते हैं, कहा जाता है कि अवाम की तर्जुमानी करते हैं, अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के सामने वो पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन इस तरह की बातें कि क़यामत कब आने वाली है, जिसका जवाब दिया जाता है कि क़यामत तो आ चुकी है, इस तरह की बातें अवाम के सामने लाई जाती हैं। क्या समझते हैं ये कोई राइट दलील है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो आप कमेंट लेना चाह रही हैं, ये किस तनाजुर में है? ये क़यामत आ चुकी है की बात जो है, अगर आपका इशारा मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू की तरफ है, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। सर हम जनरली बात कर रहे हैं कि अभी इलेक्शंस हुए हैं हमारे सामने और आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आती हैं, एक जमात दूसरी जमात को टारगेट करती है, हम उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। मरीम नवाज की स्टेटमेंट है, उस पर ये क़यामत कब आएगी। ठीक, अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया फॉर योर क्लैरिफिकेशन। देखिए बात यह है कि जिसकी जो सोच होती है, शायद वो कोई सियासतदान हो या कोई नॉन पॉलिटिकल शख्सियत हो या मीडिया पे बात करे, वो अपने ज़ाविये से बात करते हैं। उनकी बसीरत में, नज़र में क़यामत आ चुकी होगी या आ सकती होगी, ये तो एक इंडिविजुअल ओपिनियन है। लेकिन अमूमी बात और कानूनी और आइनी बात ये है कि पाकिस्तान की एक मुकन्नना है, पाकिस्तान का एक पार्लियामान है और वो विल ऑफ द पीपल और थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो आपके आइन में लिखा हुआ है कि इस मुल्क का निज़ाम जो है इस तरीके से चलना है। अब अगर इस निज़ाम के साथ किसी को प्रॉब्लम है या इसकी डिलीवरी से प्रॉब्लम है या अगर कोलैप्स कर रहा है या नहीं है, तो उससे निपटा जा सकता है। आप उसमें बेहतर मैनेजमेंट लाइए, उसकी फॉल्ट लाइन्स को ठीक कीजिए। इदारे भी तो होते हैं, आप कईयों को प्राइवेटाइज कर देते हैं, कईयों का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बेहतर ले आते हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। लेकिन ये एक स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मशावरत करके एक रोड मैप निकलता है और उस पर आप अमल दरामद करते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि चैलेंजेस ज़रूर हैं, सिस्टम के ऊपर बात की जाती है, सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, लेकिन सिस्टम में बहुत सारे जगह हैं जहाँ डिलीवरी के प्रॉब्लम्स हैं। बहुत लोगों का ख्याल है कि उसमें अदलिया में फॉल्ट लाइंस हैं, बहुत लोगों का ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, सिविल ब्यूरोक्रेसी ख़ास तौर पे जो बाबू लोग हैं वो चीज़ों को नहीं चलने देते। बहुत लोगों का ख्याल है कि सियासतदानों की गलतियां हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को बैठकर विजिट करना है और चीज़ों को ठीक करना है। जहाँ तक नए सूबों की उन्होंने बात की, देखिए ये कोई पहली बारी वो बात नहीं कर रहे,
और कुछ जगह पे ज़रूरत भी है। और इसीलिए आइन में एक प्रोविज़न है आर्टिकल 239 की, कि उस सूबे की जो असेंबली है वो सबसे पहले रेजोल्यूशन दे, और माजी में पंजाब के मुतल्लिक रेजोल्यूशन आ चुकी है। सिंध में ऐसी कोई बात नहीं, बलूचिस्तान में नहीं है। गवर्नेंस बिल्कुल हमारे सूबे जो आबादी की शरह के हिसाब से बहुत बड़े हो चुके हैं। आपके स्टेट के इदारे, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, टैक्सेशन मेजर्स हैं, उसकी एनफोर्समेंट है, उसकी रिकवरी है, इसमें यकीनन पेचीदगियां हैं। आबादी का तनासब बहुत बढ़ गया है। और जब पाकिस्तान बना था उस वक्त के जो आपके स्ट्रक्चर थे और उस वक्त के लिए जो है जो प्लानिंग थी वो आज फायदेमंद नहीं है। और कल 20 साल में पाकिस्तान जहां खड़ा होगा या 2040 में 400 मिलियन लोग होंगे, तो यकीनन आपको उसकी तैयारी करनी है। और यही वजह है कि जब मैन टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत बढ़ जाता है तो सर्विस डिलीवरी का इम्पैक्ट होता है, चाहे वो पुलिस का इदारा हो, जो है दूसरे इदारे हों, तो आपकी इन्फोर्समेंट में प्रॉब्लम है। और यकीनन बलूचिस्तान जिसका खित्ता बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे आबादी कम है, एरिया ज़्यादा है। दीगर सूबे जो हैं वहाँ पे बिल्कुल इसके बरक्स बात है। तो यकीनन इस बात की शिद्दत से महसूस की जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत अरसे से कह रही है कि जो है ये पंजाब इज़ नॉट गवर्नेबल। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी ये बिल्कुल एक केस है कि बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं वो और जो दूसरे हैं वहां तक कोई वाकया हो जाए तो पहुंचना भी दरगुजार है, मुश्किल बिल्कुल। हो जाता है। तो ये इसमें इसमें आर्गुमेंट है और इस बात में वजन है। और नकवी साहब ने जो बात की, उन्होंने जिस तनाजुर से की उससे कई लोग डिफर करेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस पे बात होनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो रोजाना कह रही है कि बल्दियाती निज़ाम रोबस्ट होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, और पंजाब में भी जगह जगह पे और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियली ऑटोनोमस होनी चाहिए। बिल्कुल, और ऑटोनॉमी और ये सर, जो आपने ऑटोनॉमी तो इतने हमने हमारे वक्त की सूबाई ज़रूरत भी बन हुकूमतों के, चुका है। और बिल्कुल। जितनी हमने सूबाई हुकूमतें, जितने पैराफर्लिनिया हमने बनाया हुआ है, जितने सरकारी इदारे बनाए हुए हैं, सिर्फ सवाल ये है, डू वी हैव द मनी, डू वी हैव द फाइनेंसेस? क्या इन्हीं लोगों को 4-4 गुना बढ़ा देना है कि हर जगह असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएं? या डीसीओ सरकार, आपने देखा कि लाहौर के एक डीसीओ ऐसे बैठे थे अगले दिन जिस तरह अंग्रेज का जमाना है, और सियासतदानों से वो इस तज़हीक अमेज रवैये से गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो द स्टेट फंक्शनरीज एंड बजट शुड बी ट्रिम्ड। सरकार का जो बजट है वो बहुत जगह पे ज्यादा हो रहा है, तो बिल्कुल। इसको भी हमने देखना है। बिल्कुल हैदर साहब, हम आपके पास दोबारा से आएंगे आपकी राय जानने के लिए। अजहर सिद्दीक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अजहर साहब, जिस तरह से कहा गया कि बड़ी स्टेटमेंट में तो इसको कहूँगी कि निज़ाम गिर चुका है, इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से ये कहा जाए, अगर हुकूमती अहदेदारान के साथ ये बात की जाती तो हो सकता है कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो कुछ और होता, लेकिन अवाम के सामने खड़े होकर ये बात की गई है। क्या समझते हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं प्रोसेस में, या सिर्फ बात करने के लिए बात की गई है? जी देखिए, कल मोहसिन नकवी साहब ने जो तकरीर की है, मेरा ख्याल है कि वो जज्बाती भी ज़्यादा हो गए, और क्योंकि वो खुद वज़ीर आला भी रहे हैं 3 साढ़े 3 साल जितने अरसा भी रहे, उसके बाद वो वज़ीर दाखिला भी हैं, तो निज़ाम का वो एक अहम हिस्सा है गुज़िश्ता 4-5 बिल्कुल। साल से। अगर वो नाकामी का इतराफ़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है वो अपनी नाकामी का भी इतराफ़ कर रहे हैं और दूसरे शायद उनसे डिफ़र करें। तो लेकिन जो असल चीज़ है वो जो उन्होंने सूबों की बहस छेड़ी है, यहाँ कह लें कि कल का जो इवेंट था वो सूबों के लिए ही था, तो क्या इसके लिए होमवर्क मुकम्मल है? बिल्कुल होने चाहिए नए सूबे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। उन्होंने कहा यहाँ नए सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। बिल्कुल हैदर साहब ने जो भी बात की, पंजाब की बात की, पंजाब एक बड़ा सूबा है, उसके अंदर जो है वो एक दूसरा सूबा भी होना चाहिए, तकसीम भी होना चाहिए। मेरा ख्याल है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जनूबी पंजाब का बनाया भी गया था, लेकिन वो सुना तजर्बा नाकाम रहा एडमिनिस्ट्रेटिवली, और वहाँ से लोगों को वापस बुला लिया गया जो आईजी वगैरह दीगर तैनात थे। लेकिन मुझे बताएं, क्या पीपल्स पार्टी कराची के इशू पे बात करने के लिए तैयार होगी कि कराची को सूबा बना दिया जाए या सिंध को डिवाइड कर दिया जाए? क्या पंजाब में जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है वो इस वक्त तैयार होगी कि इसको सूबों में डिवाइड कर दिया जाए? क्या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि बड़े एक समझे वो कह सकते हैं
पाया के सियासतदान है जो एक मुकम्मल, जो उनका मौक़िफ़ हमेशा से रहा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो हमेशा से इस मौक़िफ़ के हामी रहे हैं, पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ की हामी रही है कि सिंध को तकसीम नहीं होना चाहिए। तो कल तो जो ज़्यादातर लोग बैठे हुए थे उनका ज़्यादातर का ताल्लुक ही कराची से था, और वो नए सूबों की डिमांड मांग रहे थे। तो कराची के बारे में MQM कहती है कि इसको सूबा बनाया जाए, तो इसी तरह KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या वो इस पर तैयार होंगे कि उनको 2 या 3 सूबों में बांट दिया जाए? तो मेरा ख्याल सर, है ये नए एक ऐसी सूबों की बहस बात तो है। तब करनी चाहिए कि जो हमारे पास ऑलरेडी सूबे हैं उनको राइट्स प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं। इनफैक्ट अब से कुछ देर पहले आप ही इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि बलूचिस्तान की आवाम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए सस्टेन करने पर मजबूर हैं। अली बुखारी साहब के जानिब चलते हैं। सर, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि नए सूबों की ज़रूरत है और अब इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस भी किया जा रहा है, क्या समझ रहे हैं कि अचानक से ये इस्लाहात आना क्या मकसद हो सकता है? देखिए, ये अचानक से आने का तो मैं जवाब नहीं दे सकता ना, वो तो या मोहसिन नकवी साहब देंगे या जो हुकूमत बैठी हुई है जो फॉर्म 47 के तहत लाए हुए हैं वो ही देंगे ना। हम तो अपनी पार्टी का एक मौक़िफ़ दूंगा, और इसके ऊपर तो मैं अपना ज़ाती मौक़िफ़ दूंगा, क्योंकि ये चीज़ हमारी डिस्कशन में नहीं आई, ना हमारी कोर कमेटी में आई, ना हमारे लीगल कमेटी में आई। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पंजाब 13 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ में 13 करोड़ का अवाम का एक वज़ीर आला बैठी हुई है बीबी, वो लाहौर में बैठी होती है, उनको क्या पता कि फोर्ट अब्बास में क्या हो रहा है। मियाँ वाली से बंदा उठता है और पटिशन करने के लिए लाहौर जाता है। अभी 2 महीने पहले उसको रावलपिंडी बेंच के साथ किया गया, यहाँ आते आते भी उसको 8 घंटे लग जाते हैं। तो बात यह है कि ये तो एक मतलब अदरवाइज भी आपको ना सारे सूबे अंग्रेज दौर के बाद भी तो बने ना। बॉम्बे वाज द पार्ट ऑफ अ सिंध, अगर आप थोड़ा सा तारीख का मुताला करें, जब उसको भी लदा किया गया। सो कहने का मकसद यह है कि जब आबादियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं, कंट्रोलिंग पोजीशन आपकी नहीं रहती, आपका बजट सारे सूबे का उठा के आप लाहौर में लगा दें, कोई पूछने वाला है? क्या भावल नगर में क्या सूरत हाल है? आपको पता है कि जो आपकी भावलपुर स्टेट थी, ये पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन स्टेट थी। पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद नवाब भावलपुर की तरफ से कई सालों तक तनख्वाहें लोगों को दी जाती रही। जब वो यहाँ से हज करने के लिए गए तो उन्होंने इस तरह इस्तकबाल किया रेड कारपेट, जैसे आज आप अरबियों का इस्तकबाल कर रहे होते हैं। लिटरेसी रेट 100% था वहाँ, ठीक है। फूड सप्लाई सबसे ज्यादा वहां से होती थी। रिवर्स खत्म हो गए, चीजें खत्म हो गई, किसने देखना है ये सारी चीजें? ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम किसके पास होता है? एग्जेक्टिव बॉडी के पास होता है। जब एग्जेक्टिव बॉडी इतना बड़ा होगी कि 13 करोड़ अवाम में से, मैंने अभी आपके प्रोग्राम में कहा कि 2.5 करोड़ बच्चे बाहर कर रहे हैं, जिनमें से 2 करोड़ खाली जो है वो पंजाब के अंदर है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? किसके गिरबान पे हम हाथ रखें, किसके आस्तीन से खून हम बरामद करें? तो डेफिनेटली आपको इस तरह की जरूरत तो पड़ेगी। और यहाँ पर तो बड़ा, अभी भाई बात कर रहे थे, बड़ा सही कहा उन्होंने कि आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है और असेंबली ने करारदाद पास की हुई है, तो फिर आप उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सो कहने का मकसद यह है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना है, समथिंग एल्स। या काम करना है तो सही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। हैदर साहब, जिस तरह से अली बुखारी साहब ने बात की है कि पेपर्स के ऊपर बात होती है, पेपर्स वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शन की सरगर्मियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और ज़ोरों शोर से जो और भी चीज़ जारी है वो कैंपेन्स हैं। और जिस तरह से सियासी जमातों में हमें चपकलिश दिखाई दे रही है, जो सियासी गर्मा गर्मी है वो भी हम देख रहे हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। हैदर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला है जमातों की जानिब से, और जिस तरह से वो एक दूसरे को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई तुम अपनी हार को एक्सेप्ट करो, क्या समझते हैं राइट वे है किसी से बात करने के लिए? और जिस तरह से हमने हमेशा से देखा है कि इस्लामाबाद से पैगाम आने के बाद ही नून लीग और पीपल्स पार्टी को मफाहमत याद आती है, क्या वजह इसकी? देखिए, कोई पैगाम शेगाम नहीं आया और मफाहमत की बात नहीं है। इलेक्शन के अंदर जो तकारीर होती हैं वो जो है मफाहमती तकारीर नहीं होती। पहली बात तो ये समझ लें, इलेक्शन अपनी पॉलिसी और अपनी आइडियोलॉजी और अपनी कारकर्दगी और अपने एक स्ट्रेटजी के तहत लड़ा जाता है। कोई भी हो, आज़ाद कश्मीर का हो, GB का हो, पंजाब का हो, नेशनल इलेक्शंस हो, लोकल गवर्नमेंट हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो जहाँ तक धांधली की जो शिकायत हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन कमीशन है आज़ाद कश्मीर का, उसको बारहा लिखा। प्री पोल धांधली हुई, पोलिंग से पहले हुई, बसेज आ रही हैं, फंड्स का इस्तेमाल हो रहा है, वफाकी वज़रा आ रहे हैं, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके तहत जमातें और कैंडिडेट्स लड़ते हैं, उसकी वायलेशंस का अगर इलेक्शन कमीशन नोटिस ना ले तो उससे आप क्या तज्जिया अक्स करें। उसके बाद मुसल्लह अफराद पोलिंग स्टेशनों पर काबिज हो जाएं,
वीडियोस और एविडेंस शेयर किया जाए, ठप्पे लगाए जा रहे हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जो इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करती हैं और शैटर कर देती हैं। अगर इसका कोई बुरा मनाए तो वो उनकी सोच है। ये बेसिकली ये पब्लिक डोमेन में ये बातें लाना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी है, क्योंकि जहां इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होती है साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवाना, वहां दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, स्टेट के इदारे और पॉलिटिकल जमातें और कैंडिडेट्स, इन सब पे ये जिम्मेवारी होती है कि वो अपने अपने हिस्से का जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और के तहत इलेक्शन लड़ें, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उससे वो अबाइड करें। सर, अब जिस तरह धांधली से भी हुई, आपने बात की है कि तकारीर मफाहमती नहीं हो सकती, पीएमएलएन की जानिब से कहा गया है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जीबी इलेक्शंस में हमने जिस तरह से होल हार्टेडली ये एक्सेप्ट किया, आपको भी करने की ज़रूरत है। और उनकी तरफ से इनफैक्ट उन्हीं के वर्ड्स कोट कर देती हूँ आपके लिए, कहा गया कि जहाँ पर जीतते हैं वहाँ पर शफाफ इलेक्शन होते हैं और जहाँ पर नहीं जीत पाते वहाँ पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब आप मुझे इसका मुकम्मल जवाब देने दें। जी। जीबी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। पीएमएल नवाज ने, सारे मीडिया ने दिखाया और पूरे पाकिस्तान को पता है, वहां आके कैंपेन ही नहीं की। एक दिन मियां नवाज शरीफ साहब आए और वापस चले गए, और मरियम साहिबा तो गालिबन आई ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब हुकूमत साजी का वक्त आया तो भरपूर कोशिश की गई कि आज़ाद लोगों को अपने साथ में लाएं, लेकिन फिर वो आज़ाद लोग जो हैं एक और तीसरी जमात में शामिल हो गए। उसके बाद उनको मालूम था कि बजट पास करवाना था, तो उन्होंने भरपूर धांधली के जो इरादे थे या जो हॉर्स ट्रेडिंग करनी थी वो उससे उन्होंने इज्तनाब किया, क्योंकि जून में बजट पास करवाना था। अब आ जाइए आज़ाद कश्मीर पे। आज़ाद कश्मीर में कारकर्दगी अगर इतनी अच्छी थी तो 2016 में सरदार फारूक हैदर साहब पीएमएल नवाज के वजीर आजम थे और लगभग 36 सीटें थी। लेकिन 2021 का जब इलेक्शन हुआ आज़ाद कश्मीर का, तो ये सीटें कम होकर 4 रह गई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 6 सीटें थी और वो बढ़ के 17 हो गई। तो पीएमएल नवाज की जो कारकर्दगी थी पिछली गवर्नमेंट में वो सामने आ गई। फिर 2021 के बाद 4 साल वहां पे एक और जमात की हुकूमत रही, और उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट्स जो थी वो पीएमएल नवाज से ज्यादा थी। और फिर जब पिछले 9 माह की हुकूमत बनी, जो मौजूदा आउटगोइंग लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग से सीटें ज्यादा हैं। अब रहेगी कारकर्दगी। कारकर्दगी 41 साल हो गए हैं पंजाब में, 1985 से लेकर 2026 तक पंजाब में एक ही जमात, एक ही खानदान का इक्तदार है। सिंध की बात की जाती है कि 17 साल से पीपल्स पार्टी का इक्तदार है। पीएमएल नवाज किस मुख्तलिफ चेहरों से उसी घराने में इक्तदार 1985 से लेके 2026 तक है। 41 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 8-9 साल बाद गोल्डन जुबली हो जाएगी। तो कारकर्दगी जो है वो रिलेटिव है। पाकिस्तान के अवाम और आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं, ये इलेक्शन कारकर्दगी के अलावा वहाँ पे बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल थे। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कुछ जो जिस अंदाज में उन्होंने वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया, आपको ज़रूरत थी इस बात की कि एक साफ शफाफ इलेक्शन करवाते, ताकि लोगों का उस पर एतमाद बहाल होता, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनता, टेम्परेचर्स कूल डाउन होते। ये सीमेंट सरिये और जंगला बस वाला मामला नहीं है। यहाँ आपको एक ह्यूमन और हीलिंग टच चाहिए था। आप एक तरफ उनको बैन करवा रहे हैं, एक तरफ आप हार्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन एक ऐसा मौका है जहां आपको तमाम लोगों से, बशमूल जो पीटीआई के लोग हैं, चाहे उन्होंने बाइकआउट किया जो कि नहीं करना चाहिए था, उससे पीएमएल नवाज ने समझा कि अब तो हमारे लिए वॉक ओवर है, लोग डिमोरलाइज हो गए, पोलिंग रेशियो नीचे चला गया। तो हमें दुनिया को और अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क ये तासुर नहीं देना कि ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसपे सवालिया निशान है, जहां धांधली है, कत्लेआम है, लाठी गोली के नीचे ये इलेक्शन हो रहा है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए, और हमारी जमात पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि कश्मीर का मुकदमा, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी सारी जिंदगी बैनुल अक़वामी सतह पर और बाहर लड़ते रहे हैं, तो हम वो भारत की जो जुल्म की दास्तानें हैं
उनको हम बेनकाब करें, बिल्कुल ना सिर्फ कि बेनकाब दुनिया करने की तवज्जो ज़रूरत अपनी। भी है, अपने इंटरनल फैक्टर्स को मोरलाइज करने की ज़रूरत है। और जब इत्तेहाद की बुनियादें ही एक दूसरे को गिराने की धमकियों पर रखी जाएंगी तो जो हुकूमत बनेगी वो आवाम के लिए क्या काम करेगी, क्या रिलीफ देगी, ये तो सवाल हमारा कंसिस्टेंट है तमाम हुकूमती जमातों से। अली बुखारी साहब की जानिब चलते हैं। अली बुखारी साहब, सबसे पहला सवाल इस टॉपिक के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन इलेक्शंस में ना शामिल होने का क्या वजह थी? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज थी। हमने एक पॉलिटिकल फैसला किया और बड़े सोच समझ के किया। हमने 6 मीटिंग्स इनफैक्ट की इसके ऊपर, जिसमें हमारी पॉलिटिकल कमेटी, कश्मीर की कमेटी, हमारी अपीलेट बोर्ड जिसका मैं खुद हिस्सा था टिकट देने वाला, हम सारे शामिल थे इसके अंदर। और 6-6 घंटे की, 4-4 घंटे की मीटिंग्स हुई। हमने 1985 में पीपल्स पार्टी के बैकआउट से लेके गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन सबको डिस्कस किया और अल्टीमेटली हमने ये नतीजा निकाला कि हमने अवाम नास पब्लिक एट लार्ज के फैसलों के खिलाफ नहीं जाना है। और उसके 2-3 रीजन और भी बताए साथ हमने कि यार आप इलेक्शन होता है फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। जैसे भी भाई कह रहे थे कि अवाम को अगर आपने हील करना है तो उसको एक इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट दे दें ताकि उनके नुमाइंदे जीत के आ जाए। यही एक वाहिद तरीका होता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता। हमने 2024 का इलेक्शन लड़ा, आपके सामने बैठा हूँ, 50,000 वोट से लेके बाहर बैठा हूँ। चौथे नंबर पर हारा हुआ 11,000 वोट वाला अंदर बैठा हुआ है। जिस पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, जिस जज ने फैसला करना था वही घर चला गया। उसके बाद चलता चलते बाई इलेक्शंस आए। बाई इलेक्शंस के बाद जीबी का इलेक्शन आया। भाई जब आपको लड़ने नहीं देते हैं इलेक्शन, जब आपका निशान नहीं है, जब आपको वहां पर तस्वीर लगाने की इजाजत नहीं है इमरान खान साहब की, जब आपको वहां पर कंपेन करने की इजाजत नहीं है, जलसे की इजाजत नहीं है, क्वार्टर मीटिंग की इजाजत नहीं है, आपकी लीडरशिप को जानने की इजाजत नहीं है, तो आप कश्मीर के अंदर ना आपको निशान देते हैं, ना आप लोगों को उठा के ले जाते हैं, रात को पर्चे हो जाते हैं, सारी दहशतगर्दी के पर्चे जितने हमारे कैंडिडेट हैं सबके ऊपर देखें। रिजल्ट आता है 2 दिन तक, पहले 2 सीटें होती है मुस्लिम लीग नून की, जीबी का रिजल्ट आता है 8 दिन बाद, ऑफिशियल रिजल्ट आता है 8 सीटें हो जाती हैं। तो यार इस तरह के इलेक्शंस तो नहीं होते ना। इस तरह के इलेक्शन में शामिल करके आप उसको किस तरह वैलिड कर दें। आपका शमूलियत का मतलब होता है कि वैलिड करना। जब आपकी बात नहीं मानते, आपको निशान नहीं देते, आपको कंपेन नहीं करने देते, आपको इलेक्शन लड़ने नहीं देते, आपको अपनी तकरीरों के अंदर या आपको अपने तस्वीरों इमरान खान साहब के लगाने नहीं देते, यह का नाम दो यह का नस्ता ही नहीं लिखने देते, पुलिस पार्टी का झंडा नहीं लगाने देते, तो फिर व्हाट एल्स इज द सर आपको नहीं लगता कि ठीक है आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वैलिड रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स करने की अगर इजाजत ना दी जाए तो फिर इलेक्शन सर जिस तरह से अभी आपने किए कि जी जी कहिए। जब आपने अवामी उम्मों के साथ चलते हैं ना, इलेक्शन अवाम के साथ होते हैं और वहां की सूरत हाल ऐसी थी कि आप देख लें सब अल्टीमेटली तो इलेक्शन कमीशन को भी तो 3 हिस्सों में इलेक्शन कराने पड़े ना। तो मीनिंग बाय देयर आर सम सर्टेन इश्यूज। अगर आपको यूनाइटेड नेशन भी खत लिख लिया और आपके प्रॉब्लमेटिक इतनी चीजें हो रही हैं तो आप इलेक्शन आगे लेके जा सकते थे। इसके अंदर आप लोगों को राजी कर सकते थे। क्यों कोई फेडरल मिनिस्टर या क्यों कोई ऐसे पीएम उठ के कह देता है कि 12 सीटें मेरी जेब में है? वो काम खत्म करने के लिए किया गया या काम आने के लिए किया गया? ऑलरेडी अंडर क्वेश्चन चीजें हैं। मेरे जाती, मेरी पार्टी के, पीपल्स पार्टी के और पार्टियां सबको उसके ऊपर एतराज नहीं है क्या? सबको एतराज है। वहां के रहने वाले लोग जो हैं उनको एतराज है। हम जम्मू कश्मीर के महाजरीन के खिलाफ नहीं अच्छा हैं। अली बुखारी साहब यहाँ पर तमाम मेहमानों को शुक्रिया कहना चाहूंगी और 365 स्पेशल प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही।